देखिए, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि जो सर आपने अर्धवार्षिकांक वाला पीडीएफ बनाया है, ये कैसा है? तो देखिए, ये पीडीएफ जो है बिल्कुल आपको इसमें 1800 प्रश्न मिलेंगे, टोटल जनवरी से लगाए जून तक के सभी करंट अफेयर मिलेंगे। तो इसको पढ़कर आप जो है किसी भी सरकारी नौकरी को आराम से पा सकते हैं, क्योंकि सारे करंट अफेयर यहीं से पूछे जाएँगे, यानी कि एक भी करंट अफेयर मैंने मिस नहीं किया है। तो देखिए, जनवरी से लगाए आपके जो है जून महीने तक के सारे करंट अफेयर आपको इस पीडीएफ में दिए गए हैं। तो इसकी एक झलक यहाँ पे देखिए, पूरे डिटेल में साहित्य अकादमी पुरस्कार है। पूरे डिटेल में सभी विनर्स का नाम और साहित्य अकादमी पुरस्कार है क्या चाहिए, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। और ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको मिलेंगे जनवरी से लगाए जून तक के। तो देर मत कीजिए, इस पीडीएफ को तुरंत डाउनलोड कीजिए और इसको पूरा का पूरा पढ़ डालिए जो है एग्ज़ाम देने से पहले, क्योंकि इस पीडीएफ में सभी जो करंट अफेयर मैंने बताए ये बहुत डिटेल में है। देखिए, आज महीने का आखिरी दिन है, यानी कि 30 जून है और आज ये महीना समाप्त हो रहा है। तो देखिए, जो मंथली करंट अफेयर का पार्ट 1 था, ये मैंने अपलोड कर दिया था और मैंने आपसे कहा था कि पार्ट 2 को मैं महीने के आखिरी में अपलोड करूँगा। तो शाम को पार्ट 2 आपको मिल जाएगा और साथ में फुल डिटेल वाली आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी पूरे महीने की। और देखिए, साथ में बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट था सर 6 मंथ का, यानी कि जनवरी से लगाए जून तक का जो है एक हाफ ईयरली करंट अफेयर का पीडीएफ बना दीजिए, ठीक है? तो ये पीडीएफ मैंने बना दिया है। इस पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसमें जनवरी से लगाए जून तक के सभी करंट अफेयर आपको मिल जाएंगे, ठीक है? और 1800 करंट अफेयर मिलेंगे, यानी कि हर महीने के लगभग एवरेज 300 करंट अफेयर आपको मिलेंगे। तो देखिए, किसी भी परीक्षा को क्रैक करने के लिए पूर्ण जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, एक भी करंट अफेयर को काटा छाटा नहीं है। हालांकि मैंने लगभग 150 करंट अफेयर को हटाया है, क्योंकि वो जो है फालतू थे। तो जो बाकी बचे 1800 करंट अफेयर हैं, इन्हीं में से जो है सारे प्रश्न आपको आगामी परीक्षा में मिलेंगे, यानी कि एक भी प्रश्न बाहर से नहीं पूछा जाएगा। तो अभी परीक्षा जो लगी हुई है उसके लिए जो है इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और पूरा इसको पढ़ जाइए, ठीक है? और सफलता हासिल करने के बाद मुझे कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए और मिठाई लेकर मिलने आइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जैसे और बच्चे करते हैं, सफल होने के बाद वो मिलने आते हैं। तो देखिए, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं समय घमाइना। आज का पहला प्रश्न हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस को इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स कहते हैं अंग्रेजी में, और इसको 29 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं। देखिए, जो आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा है, इसने 2016 में संकल्प A/ES/70/267 अपनाया, जिसमें ये घोषित किया गया कि प्रत्येक वर्ष 29 जून को अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस के रूप में मनाया जाना है। और दूसरा प्रश्न है कि जियो इन्फोकॉम के नए अध्यक्ष कौन बने? देखिए, सबसे चर्चा में है ये प्रश्न कि जियो इन्फोकॉम के नए अध्यक्ष कौन बने? तो देखिए, आकाश अंबानी, जो कि मुकेश अंबानी जी के सुपुत्र हैं, ये बन गए हैं जियो इन्फोकॉम के नए अध्यक्ष। और इससे पहले मुकेश अंबानी इस पद पे थे, यानी कि चेयरमैन, यानी कि अध्यक्ष पद पे थे जियो इन्फोकॉम के। लेकिन अब इन्होंने ये पद त्याग दिया है। इनके बेटे आकाश अंबानी जियो इन्फोकॉम के नए अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन बन गए हैं। और अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे जो है ये कब मनाया गया? तो देखिए, हर साल 29 जून को हम राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। और देखिए, 29 जून को एक बहुत ही महान व्यक्ति थे, भारत के एक बहुत बड़े सांख्यिकी थे, जिनका नाम था प्रोफेसर पीसी महालनोबिस, यानी कि प्रशांत चंद्र महालनोबिस। इनके द्वारा जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली स्थापित करने में किए गए इनके योगदान को सम्मानित करने के लिए इनके जन्मदिन को, यानी कि 29 जून को जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में चुना गया था। और देखिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस वर्ष 2007 में पहली बार मनाया गया था। और देखिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के अलावा एक और दिवस है विश्व सांख्यिकी दिवस, ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना आपको। 29 जून को हम राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं और 20 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? विश्व सांख्यिकी दिवस। देखिए, यहाँ पे बात हुई है प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की। इनका जन्म हुआ था 29 जून 1893 को और इनका निधन हुआ था 28 जून 1972 को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में पहला स्थान हासिल किया? देखिए, एमएसएमई का मतलब हो गया माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम। तो अभी हाल ही में जो है, जो आपका ओडिशा राज्य है, ठीक है, तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग ने ओडिशा सरकार को जो है क्या किया है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज के विकास के लिए विभिन्न विकासात्मक पहलों के आधार पर एमएसएमई क्षेत्र के प्रचार और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 श्रेणी में पहला स्थान दिया है। ठीक है, और देखिए इस बार उड़ीसा पहले स्थान पर रखा गया है राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में, बिहार को दूसरे स्थान पर और हरियाणा को तीसरे स्थान पर रखा गया है। अगला कि राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस यानी कि नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे कब मनाया गया। तो देखिए राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस को हमने सेलिब्रेट किया था 28 जून को, और इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों को बीमा योजना या फिर पॉलिसी में निवेश करने के कई लाभों के बारे में जागरूक करना था। तो 28 जून को नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे मनाते हैं हम, यानी कि राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस के रूप में मनाते हैं। और देखिए छठवां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में दीमापुर शहद परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। तो देखिए अभी हाल ही में नागालैंड में जो भारत के केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं, इन्होंने दीमापुर शहद परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया नागालैंड में। और आपको बता दूं ये जो शहद परीक्षण सुविधा केंद्र है, ये मधुमक्खी पालकों और उत्पादकों को उनके उत्पादित शहद के क्वालिटी के परीक्षण में ये सहायता करेगा। और आज थोड़ा सा हम नागालैंड के बारे में फुल डिटेल में जानेंगे। देखिए नागालैंड इसकी स्थापना 30 नवंबर 1963 को हुई थी। तो इसका स्थापना दिवस क्या मनाया जाता है 30 नवंबर को। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं। नागालैंड की जनसंख्या है 22.8 लाख और नागालैंड के कृषि मंत्री हैं जी काइटो और नागालैंड के मुख्य सचिव हैं जे आलम और नागालैंड के केंद्रीय बागवानी आयुक्त हैं प्रभात कुमार। तो ये फुल डिटेल थी नागालैंड के बारे में। अगला है कि हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध गीतकार, लेखक और पत्रकार और जिनका नाम था चेवालूर कृष्णन कुट्टी, तो इनका निधन हो गया है। देखिए अगर किसी भी राइटर के नाम में ये कुट्टी शब्द आ जाए, ठीक है, तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति केरल से है। तो देखिए जो आपके चेवालूर कृष्णन कुट्टी थे, ये केरल से बिलोंग करते थे और केरल के ये प्रसिद्ध गीतकार, लेखक और पत्रकार थे और ये आकाशवाणी के पूर्व स्टाफ भी रह चुके हैं। और कृष्णन कुट्टी इन्होंने 3000 से अधिक भक्ति गीत लिखे हैं और 200 से अधिक पुस्तकें भी लिखी हैं इन्होंने। और ये दैनिक मलयालम मनोरमा के सहायक संपादक भी रह चुके हैं। तो इनका नाम याद रखिएगा चेवालूर कृष्णन कुट्टी, ये केरल के गीतकार, लेखक और पत्रकार थे। आठवां प्रश्न की हाल ही में किस देश में G7 बैठक का आयोजन किया गया। देखिए G7 समूह का बैठक अभी हाल ही में जर्मनी में किया गया था। इस चीज़ को आप रट लीजिए कि 2022 में G7 की बैठक की अध्यक्षता किसने की, जर्मनी ने। और जो अभी हाल ही में ये शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो इस शिखर सम्मेलन का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यूक्रेन में रूस का संघर्ष था और इस सम्मेलन में पूर्वी और दक्षिणी चीन सागर में आक्रामक कार्रवाई के लिए इसकी निंदा भी की गई। और देखिए जो आपका G7 प्रमुख है, ठीक है, ये औद्योगिक देशों का एक समूह है, यानी कि G7 क्या है, जो दुनिया के टॉप इंडस्ट्रियल कंट्री हैं उनका समूह है। और इस समूह में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। और देखिए इस समूह में वो देश शामिल हैं जो आज़ादी, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट के सिद्धांत पर चलते हैं। और देखिए इस वर्ष जर्मनी G7 की अध्यक्षता कर रहा है, ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। नौ प्रश्न की हाल ही में सापुर जी पालोनजी ग्रुप के किस अध्यक्ष का निधन हो गया। देखिए अभी हाल ही में एक बहुत ही महान इंडस्ट्रियलिस्ट है, इनका नाम था पालोनजी मिस्त्री, ठीक है। तो पालोनजी मिस्त्री का निधन हो गया जो कि सापुर जी पालोनजी ग्रुप के अध्यक्ष थे। देखिए जो आपके पालोनजी मिस्त्री हैं, इन्हें वर्ष 2016 में उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और जबकि सापुर जी पालोनजी समूह है, ये मुंबई स्थित 156 साल पुरानी फर्म है जो कि अफ्रीका, भारत, मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया में निर्माण व्यवसाय में काम करती है। और देखिए आपको बता दूं जो आपकी कंपनी है सापुर जी पालोनजी, तो ये 6 व्यावसायिक क्षेत्रों में जो आपके हैं इंजीनियरिंग और निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल इस्टेट, जल, ऊर्जा और वित्तीय सेवाओं को कवर करता है। तो याद रखिएगा सापुर जी पालोनजी ग्रुप के जो अध्यक्ष थे पालोनजी मिस्त्री, इनका निधन हो गया है। 10वां है हाल ही में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने हाल ही में कितने साल के बच्चों के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जो कोविड-19 वैक्सीन कोवोवैक्स है इसको मंजूरी दी। तो देखिए अभी हाल ही में 7 से 12 साल के जो बच्चे हैं इनके लिए
कोवोवैक्स नाम का एक जो वैक्सीन है, जो जिसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है, तो इसको मंजूरी दी गई है। देखिए जो आपका ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, तो इसने कहा है कि जो आपका कोवोवैक्स वैक्सीन है, ठीक है, ये जो है अब बच्चों को दिया जा सकेगा। और इससे पहले 7+ साल के जो बच्चे थे, यानी कि 7 साल के ऊपर के बच्चे थे, इनको ये वैक्सीन दिया जा रहा था। आप और देखिए इससे पहले जो आपका ये कोवोवैक्स वैक्सीन है, ये केवल और केवल 12 से 17 साल के बच्चों को दिया जा रहा था, लेकिन अब ये 7 से 12 साल के बच्चों को भी दिया जाएगा। और 11वां प्रश्न की हाल ही में विश्व बैंक ने कितने राज्यों की सड़क सुरक्षा हेतु भारत राज्य सहायता कार्यक्रम के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो देखिए अभी हाल ही में विश्व बैंक ने टोटल 7 राज्यों की सड़क सुरक्षा हेतु भारत राज्य सहायता कार्यक्रम के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। देखिए अभी हाल ही में विश्व बैंक ने 7 राज्यों की सड़क सुरक्षा भारत राज्य सहायता कार्यक्रम के लिए जो ये ऋण मंजूर किया है, इसके तहत जो है दुर्घटना के बाद घटनाओं को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिए एक सिंगल एक्सीडेंट रिपोर्ट नंबर स्थापित किया जाएगा। और देखिए जो आपका विश्व बैंक समूह है, ये विकासशील देशों में गरीबी को कम करने और साझा समृद्धि का निर्माण करने वाले स्थायी समाधानों के लिए काम कर रहे 5 संस्थानों की एक अनूठी वैश्विक साझेदारी है। और आप बता दूं, दुर्घटनाओं का विश्लेषण करने और बेहतर तथा सुरक्षित सड़कों के निर्माण के लिए इसका उपयोग करने हेतु परियोजना एक जो है राष्ट्रीय सामंजस्यपूर्ण क्रैश डेटाबेस सिस्टम स्थापित करेगी। 12वां प्रश्न की हाल ही में किस देश ने बेलारूस को इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम जो है स्थानांतरित करने की घोषणा की? स्थानांतरित का मतलब अपनी टेक्नोलॉजी देगा। तो देखिए रूस जो है बेलारूस को अपनी इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम जो है ट्रांसफ़र करेगा। इसके पूरे जो टेक्निकल सिस्टम है, मतलब कैसे इसको बनाया जाए, इसका उपयोग कैसे किया जाए। देखिए जो आपका इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम है, ये मिसाइल प्रणाली अपने परमाणु और पारंपरिक संस्करणों में बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइलों का उपयोग कर सकती है। और इस्कंदर एम मिसाइल प्रणाली को नाटो के द्वारा SS-26 स्टोन के रूप में जो है कोड नेम दिया गया है। और आपको बता दूं, जो इस्कंदर एम मिसाइल है, इसकी मारक क्षमता कितनी है? 500 किलोमीटर, और ये 700 किलो तक का पेलोड ले जाने में सक्षम है। देखिए पेलोड मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ट्रक है, ट्रक में आप कितना 10 कुंटल माल ला सकते हैं, एक एवरेज में बता रहा हूँ, लगता तो और भी है। तो उसी प्रकार जो आपका ये SS-26 स्टोन यानी कि इस्कंदर इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम है, ठीक है, तो ये जो है 700 किलो का जो है पेलोड अपने साथ ले जा सकता है, टारगेट पे जाके उसको वहाँ पे इसको अटैक कर सकता है। तो ये था इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम का, जो कि रूस जो है बेलारूस को ट्रांसफ़र कर रहा है। इसका टेक्निकल जो भी एक तरीके से बनाने का तरीका है। 13वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य ने छोटे पैमाने पर कुटीर उद्योग विकसित करने हेतु जलकुंभी, देखिए जलकुंभी को आपने देखा होगा पोखरे में, गांव के जो है मिल जाएगा देखने को, या फिर कहीं भी पानी लगाओ नाली वाली में। तो जलकुंभी एक विषाक्त जलीय खरपतवार पौधा है, तो इसका उपयोग करके एक उत्कृष्ट उदाहरण स्थापित किया है। तो देखिए जो आपका पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल राज्य है, इसने जो है छोटे पैमाने पर जो कुटीर उद्योग हैं विकसित करके जलकुंभी का उपयोग करके एक उत्कृष्ट उदाहरण स्थापित किया है। और आपको बता दूं, जो आपका ये उत्कृष्ट उदाहरण स्थापित किया गया है जलकुंभी का उपयोग का, ठीक है, तो ये आर्थिक रूप से फायदेमंद भी है और पर्यावरण के अनुकूल है। देखिए जलकुंभी को वैज्ञानिक तौर पर इचोर्निया क्रैसिप्स मार्ट के रूप में भी जाना जाता है। 14वां प्रश्न है कि यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा यूरोपीय आयोग ने किस साल तक पूरे यूरोप में कीटनाशकों के उपयोग को आधा करने के लिए एक मसौदा कानून का प्रस्ताव रखा है? तो देखिए ये टारगेट ईयर है 2030। देखिए रासायनिक यौगिक जो कीटाणुओं को खत्म करने के लिए तैयार किए जाते हैं, उनको हम कीटनाशक कहते हैं। अंग्रेजी में कीटनाशक को हम क्या कहते हैं? पेस्टिसाइड। देखिए वो हर जानवर जो हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाता है, उसको हम क्या कहते हैं? अंग्रेजी में पेस्ट कहते हैं। और पेस्ट को मारने के लिए क्या बनाया गया है? पेस्टिसाइड, ठीक है। साइड शब्द जो है इससे मतलब मृत्यु का बोध होता है अंग्रेजी हिंदी में। देखिए जो आपके पेस्टिसाइड होते हैं, यानी कि जो आपका एक तरीके से कहा जाए कीटनाशक होता है, इसका उपयोग कृंतकों यानी कि जो चूहे होते हैं, जो कुतर कुतर के आपकी फसल बर्बाद करते हैं, आपकी गेहूँ को कुतर के खा जाते हैं, धान को खा जाते हैं, इनके लिए यूज किया जाता है। कीटाणुओं के लिए यानी कि जो कीट होते हैं छोटे छोटे, जैसे कि टिड्डे हो गए, ग्रास हॉपर्स, या फिर बहुत सारे ऐसे कीट होते हैं जो पत्तियाँ खा जाते हैं,
शाकनाशी जो कीट होते हैं उनके लिए, कवक के लिए और कीटों को मारने या भगाने के लिए किया जाता है। और देखिए पेस्टिसाइड यानी कि कीटनाशक का उपयोग सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन में मच्छर जैसे रोगवाकों को खत्म करने के लिए आता है और फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को खत्म करने के लिए इनका उपयोग कृषि में किया जाता है। 15वां प्रश्न की हाल ही में कॉमनवेल्थ एसोसिएशन के नए सदस्य कौन बने? तो देखिए अभी हाल ही में दो देश हैं, टोगो और गैबॉन, ये दोनों जो है कॉमनवेल्थ एसोसिएशन के नए सदस्य बने हैं। अब एग्जाम में ये पूछा था कि कॉमनवेल्थ में कितने देश शामिल हैं, तो पहले आपका आंसर 54 यानी कि 54 होता था, लेकिन अब आपका उत्तर होगा 56 क्योंकि दो नए देश ऐड हो गए हैं, टोगो और गैबॉन। तो याद रखिएगा टोगो और गैबॉन की एंट्री के बाद कॉमनवेल्थ देशों की संख्या अब 56 हो गई है। परीक्षा में पूछा गया था यूपीएससी में, पीसीएस में, एसएससी में, रेलवे में कि कॉमनवेल्थ देश जो है ये कौन से देश होते हैं। तो देखिए कॉमनवेल्थ इसको हिंदी में हम राष्ट्रमंडल कहते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रमंडल जिसे आमतौर पर कॉमनवेल्थ के रूप में जाना जाता है, ये 56 सदस्य राज्यों का एक राजनीतिक संघ है जिनमें से लगभग सभी ब्रिटिश साम्राज्य के पूर्व क्षेत्र हैं। यानी कि देखिए जो ब्रिटेन ने पूरी दुनिया में कब्जा किया था बहुत सारे देशों में, जैसे कि भारत को भी इसने गुलाम बनाया, बहुत सारे देशों को इसने गुलाम बनाया था। तो कुल ऐसे 56 देश थे जिनको इसने गुलाम बनाया था, ठीक है। तो अब तो ये सारे देश आज़ाद हो गए हैं, लेकिन इनको जो है संयुक्त रूप से कहा जाता है कॉमनवेल्थ यानी कि राष्ट्रमंडल कहा जाता है, ठीक है। ये जो है एक तरीके से मंडल हैं यूके के यानी कि यूनाइटेड किंगडम के। तो खैर अब सभी देश आज़ाद हो चुके हैं। याद रखिएगा जो कॉमनवेल्थ है इसमें अब 56 सदस्य देश हो गए हैं और ये सभी सभी 56 सदस्य देश जो है लगभग सभी जो है इसमें से ब्रिटिश साम्राज्य के पूर्व क्षेत्र हैं। और देखिए जो कॉमनवेल्थ है इसका हेडक्वार्टर आपका यूनाइटेड किंगडम के लंदन में है, इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा गया है। और कॉमनवेल्थ की स्थापना 11 दिसंबर 1931 को हुई थी और इसकी स्थापना ब्रिटिश एम्पायर ने की थी पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम में, यानी कि ब्रिटेन की संसद में ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा जो है 1931 में 11 दिसंबर को कॉमनवेल्थ की स्थापना की गई थी। तो ये थे आपके आज के सभी धमाकेदार प्रश्न और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। देखिए आज का पहला प्रश्न है कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है? आंसर बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में। और दूसरा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में चर्चा रहा कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? बताइए। तीसरा कि हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जिसका नाम है जुलजना इसको लॉन्च किया? बताइए। और चौथा है कि झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा राज्य यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बन गया? बताइए इसका नाम। नहीं पता तो कल का वीडियो देखिए उसको रिवाइज कर डालिएगा। और पांचवा है कि हाल ही में कौन फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? बताइए इनका नाम। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए कल क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि नीति आयोग का नया सीईओ किसको बनाया गया है? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं परमेश्वरन अय्यर। और दूसरा था कि किस खिलाड़ी ने 26 जून 2022 को T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में विकेट लेने वाले जो है ये पहले भारतीय कप्तान बनकर इन्होंने इतिहास रच दिया? तो देखिए हार्दिक पांड्या ने जो है ये कारनामा किया है। और तीसरा था कि हाल ही में किसे भारतीय ओलंपिक संघ का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है? तो देखिए व्यक्ति आपके अनिल खन्ना हैं। और चौथा था कि रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता? तो इसको जीता है मध्य प्रदेश ने। और पांचवा था कि अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो इसको हम 27 जून को मनाते हैं। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।